कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई तो धीरे धीरे इसका जनाधार कम होता गया, उसमें कोई नयापन नहीं आ पाया। पूरी भाजपा हमेशा चुनाव मोड में नजर आती है कि लालू जी डिक्टेट करने लगे कांग्रेस को, और कांग्रेस का जो यहाँ काम है वो पोस्ट ऑफिस का काम हो गया। कांग्रेस के अंदर जो सत्ता पाने की भूख होती है वह भूख कभी नजर नहीं आई। रीजनल पार्टी ने जो नेशनल पार्टी को डैमेज करना शुरू कर दिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी को तो चुनाव जीतने की मशीनरी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से आया कर दिया। लालू से जब सहमति बनी है तभी उनका एंट्री हुआ है कांग्रेस में। तो इसका ये कारण हुआ कि आम जनता से लगातार उनकी दूरी बनती गई और इस स्थिति में कांग्रेस पहुंच गई। कांग्रेस ने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने आप को समय के हिसाब से अपने को बदला नहीं। नमस्कार, जन मीडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति। कल की बातचीत का विषय था बीजेपी मजबूत कैसे बनती जा रही है। 2 सीटों से शुरुआत हुई और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, और बीजेपी की मजबूती के पीछे संघ यानी आरएसएस की क्या भूमिका है। अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक खोलकर देख सकते हैं। हमने उस लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज की बातचीत का विषय है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी रह चुकी कांग्रेस आखिर इतनी कमज़ोर क्यों पड़ती जा रही है, जिसका एक बड़ा गढ़ बिहार को माना जाता रहा है। बिहार से कई नेता भी कांग्रेस के लिए उभरे हैं और कांग्रेस पार्टी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी पकड़ कमज़ोर कैसे पड़ती जा रही है, आखिर कहाँ चूक हो रही है, क्या वजह है, क्या पार्टी का आंतरिक कलह है, क्या शीर्ष नेतृत्व फैसला नहीं ले पा रही है, या योग्य नेताओं की कमी है। इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार, कमलेश जी और प्रणव चौधरी जी। नमस्कार आप दोनों को। जी नमस्कार। शुरुआत हर दिन की तरह से मैं आपसे ही करना चाहूँगी कि आखिर 1990 के बाद से बिहार और यूपी को सबसे बड़ा गढ़ माना जाता रहा है कांग्रेस के लिए, लेकिन 1990 के बाद से किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ जा रही है कांग्रेस को। आखिर क्यों? देखिए, अभी हाल में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा था एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कि उसे हिंदी भाषी राज्यों में, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में सहारे की ज़रूरत पड़ती ही है। जैसे बिहार में पहले लालू प्रसाद राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सहारे चुनाव में है, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सहारे मैदान में, मतलब समाजवादी पार्टी के जो। तो आखिर ये स्थिति, आपने बहुत सही कहा कि 1990 के बाद इसकी स्थिति ऐसी हो गई। तो एक ये ऐसा होता है कि अगर कोई पार्टी बहुत लंबे दिनों तक सत्ता में रहती है तो उसके अंदर एक लेथार्जी पर, जिसको कहते हैं सुस्ती, निष्क्रियता आ जाती है, निरंकुशता भी आती है। लेकिन उसका कारण ये होता है कि उसका जो जनाधार होता है उसमें उस पर लगातार काम नहीं हो पाता है। जैसे कांग्रेस का जो जनाधार था, ये माना जाता था कि जो खासकर सवर्ण वोट और जो मुस्लिम वोट है, उसे कांग्रेस का अपना जनाधार माना जाता था कि ये खास तौर पर कांग्रेस के वोटर होते हैं। लेकिन कांग्रेस न तो अपने इस जनाधार को सुरक्षित रख पाई और न ही उसने अतिरिक्त क्षेत्र, इसके आगे जाकर उसने कुछ काम करने की कोशिश की। जैसे आज अगर भाजपा के बारे में हम कहें तो भाजपा को पहले एक दौर था कि सवर्ण और बनिया पार्टी के लोगों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन उसने अपने आधार का विस्तार किया पिछड़े वर्ग में, अति पिछड़े वर्ग में, और उसने दलितों के बीच। कांग्रेस में उस तरह की, जब कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई तो उसने कभी भी इस तरह का प्रयास नहीं किया कि जो उसका आधार वोट है उसका किसी तरह से प्रसार हो सके, फैलाव हो सके। इसका नतीजा ये हुआ कि उसका अपना वोट बैंक लगातार कट कट के दूसरे लोगों के पास जाता रहा, और उसने अपने आधार वोट को दूसरों का साधन बना दिया, जिसके सहारे वो चुनाव लड़ी कांग्रेस। उसके आधार के वोट ट्रांसफर होते गए जी। जिसके सहारे मैं लौटूंगी आपके पास। आपने जो ये बात कही कि हिंदी भाषी क्षेत्रों की आपने बात कही, लेकिन हाल ही में देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, जिसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। उस पर मैं लौटूंगी, लेकिन उससे पहले प्रणव चौधरी जी, आप ये बताइए कि जिस तरह से कमलेश जी कह रहे हैं कि पारंपरिक वोट बैंक जो है वो ट्रांसफ़र होता जा रहा है और कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है, तो क्यों ट्रांसफ़र होता जा रहा है? क्या कांग्रेस ने अपना एजेंडा चेंज कर लिया है या पार्टी की कोई नीति बदल गई है? कमलेश ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा एक हद तक। उसका दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी रीजनल पार्टी थे उस समय और उस समय उभर रहे थे, जैसे कि बिहार में जनता दल
जो लालू जी की पार्टी थी, तो रीजनल पार्टी ने जो नेशनल पार्टी को डैमेज करना शुरू कर दिया और बेसिकली उसको वीकन करना शुरू कर दिया। ऑलरेडी ये पहले से थी। तो लालू यादव जी का पहला सिद्धांत था, जो कि जितने भी इस तरह की इस्टेब्लिश्ड पार्टी हैं उसको एक रियल पॉलिटिशियन की तरह उसने काम किया और उसको कमज़ोर करने की कोशिश की। साथ साथ शिथिल हो ही गई थी, जिसको कहते हैं कि पार्टी शिथिलता, क्योंकि जानता था कि ज़िंदगी और हम ही लोग रहेंगे, कोई इस तरह का उसके पास अपोजिशन था नहीं, जो था उसकी वजह से बढ़ता था, उसी के डिसिडेंट उसके पार्टी में दूसरे पार्टी से जाते थे, उसी के। देखोगे हम लोग के समय जब हुआ तो एक कांग्रेस पार्टी थी और कुछ नहीं था। हम लोग के दादा परदादा जितने लोग थे सब कांग्रेसी थे, सबके घर में जो ट्रेडिशनल कांग्रेस का जो वोट था आधार, वो सारे घर में कांग्रेसी पार्टी थी, दूसरी पार्टी थी नहीं। तो धीरे धीरे इसका जनाधार कम होता गया, उसमें कोई नयापन नहीं आ पाया और एक ट्रेडिशन बनता गया। तो जिसको रीजनल पार्टी मजबूत हो गई इधर, क्योंकि उसके वीकनेस को रीजनल पार्टी ने सही ढंग से समझा, तब तक जाति का भी उभार हो चुका था। एक प्रोनाउंस्ड सरफेस पर दिखता था जाति का उभार, जो जाति, क्योंकि उसमें डोमिनेंस था अपर कास्ट का। उस समय कांग्रेस का अगर देखोगे उस समय तो डोमिनेंस जितने भी थे जो लीडरशिप के पोजीशन पर, हम नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर के बात देखोगे, बिहार के ही सिलसिले में हमसे बात कर रहे हैं कि देखोगे डोमिनेंस जो था वो अपर कास्ट में था। अपर कास्ट में ही पर्टिकुलर कास्ट जो लैंडेड जेंट्री था, बेसिकली बिग लैंडलॉर्ड्स बिहार में जितने थे वो देखोगे कि ट्रेडिशनली कांग्रेस रहे। तो उस हिसाब से उसके खिलाफ लालू यादव खड़ा हुए और इंटरमीडिएट कास्ट जो थे, जो बैकवर्ड कास्ट थे, उसके लीडरशिप में उभरे, जिसके कारण उसको वीकेन किए। वीकेन होता गया, मैंने आने वाले समय में तो दो पार्ट हो गया, वर्चुअली उसको कोऑप्ट कर लिया। अब ये हो गया रिजल्ट आज की तारीख में कि लालू जी डिक्टेट करने लगे कांग्रेस को, और कांग्रेस का जो यहाँ काम है वो पोस्ट ऑफिस का काम हो गया कि बस आया खबर तो उसको यहाँ पहुँचाइए, क्योंकि डायरेक्ट लिंक टूट गया हाई कमांड से बिहार की कांग्रेस का। और जिसके कारण ये हुआ कि लालू जी को उस पोजीशन में यहाँ के लीडर का एम्बैरेसमेंट सिचुएशन हो गया। अभी हाल में कल ही का बात है कि पप्पू यादव ने पार्टी ज्वाइन किया और अपने वाइफ उसकी थी ही, वो अपने बेटा के साथ, अपने पार्टी के मेंबर के साथ मर्ज कर गया जी। अगर हम ले जाएं बैक में तो जिस समय अनिल शर्मा यहाँ पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उसमें ये ऑफर आया था। उस समय भी उन्होंने आज कहीं कहा भी है, किसी अखबार में, किसी चैनल में, उसने कहा कि मुझे भी ये ऑफ़र आया था कि आप इसको ले लीजिए, मैंने मना कर दिया था। अभी अखिलेश सिंह यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी उतने ही कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं उसके आने से। अब ये तो हो गया कोऑप्ट किया ना बाहर के लोगों को। अब तक तो आप नहीं, अब तो वो अलग पार्टी बना रहे थे। तो राजद से भी जीते, ऑलरेडी पहले भी जीते हुए, 3 बार से तो जीते हुए हैं, तो वो कोऑप्ट कर लिए। अब वो वहाँ पर कर रहे हैं, उनकी वाइफ ऑलरेडी ये है, राज्यसभा की एमपी है, ऑलरेडी सुपौल से एमपी हुआ करती थी पहले। तो कहने का मतलब ये है कि ये डिक्टेट भी लालू के सहमति से हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से आया कर दिया। लालू से जब सहमति बनी है तभी उनका एंट्री हुआ है कांग्रेस में। यहाँ के लोगों का कोई काम नहीं है, ये इनके पोस्ट ऑफिस का टाइप का काम है, जो ये नगण्य टाइप का हो गया, एक बड़ा सा विरासत है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का बढ़ता प्रभाव राष्ट्रीय पार्टियों को कमजोर करता है। सही बात। तो क्षेत्रीय पार्टियों की बात कह रहे हैं, भाजपा भी तो बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आखिर क्यों नहीं कमजोर कर पा रही है क्षेत्रीय पार्टियां? बिल्कुल, इसका कारण ये है कि भाजपा जो है इस मामले में वो अनवरत काम करती है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र, ये भी कह सकते हैं कि अभी नया नया उभार है, नया उभार है। और एक बात आप जान जाइए कि पूरी भाजपा हमेशा चुनाव मोड में नजर आती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी को तो चुनाव जीतने की मशीनरी कहा जाता है। मतलब एक राज्य का चुनाव खत्म हुआ नहीं और दूसरे राज्य में वो घुस जाते हैं। तो दूसरी बात, चूंकि वो हमेशा चुनाव मोड में वो पार्टी रहती है, तो हमेशा वो अपने नए नए आधार की तलाश में रहती है। जी, मैं फिर से कांग्रेस पे लौटना चाहूँगी। आपने इससे पहले कहा था कि बिहार और यूपी में पकड़ कमजोर हुई हिंदी भाषी क्षेत्रों में, लेकिन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए और भी कई जगह चुनाव हुए, उससे पहले भी चुनाव हुए, निराशाजनक प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का। निराशाजनक। मैं बिहार में थोड़ा सा पीछे जाऊँगा अगर, कि आप देखें जब 1990 में पहली बार लालू प्रसाद के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी थी, तो उस समय कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल थी, और
लोगों को उम्मीद थी कि कांग्रेस पूरी आक्रामकता के साथ सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेगी, लेकिन कई बार लोगों को लगता था कि कांग्रेस विपक्ष न होकर सरकार का समर्थन करती नजर आ रही थी। कई बार ऐसा लगता था कि जब लोगों की तरफ से, मतलब मुझे लगता है कि 1992-93 में हम लोग तो बहुत पत्रकारिता में नए थे बिल्कुल, तो हम लोगों को लगता था कि आखिर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव या इस तरह की मोड में क्यों नहीं जा रही है। लेकिन कांग्रेस बिल्कुल, मतलब जो निष्क्रियता की शुरुआत थी, मुझे लगता है कि एक बार जो सत्ता हाथ से निकली उसके बाद कांग्रेस के अंदर जो सत्ता पाने की भूख होती है वह भूख कभी नज़र नहीं आई, वह भूख। और दूसरी बात यह है कि जो इसके परंपरागत नेता थे, जो परंपरा से जैसे बड़े नेता जिसको हम कह रहे हैं, बड़े नेता शिफ्ट कर गए थे दिल्ली, और उन लोगों ने फिर वापस बिहार में अपनी जड़ें मजबूत करने की कभी नहीं सोची। जितने भी बड़े नेता थे वो सिर्फ चुनाव के समय आते थे, लोकसभा चुनाव के समय, और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद दिल्ली चले जाते थे, हारने के बाद भी दिल्ली चले जाते थे। अगर चुनाव हारते भी थे तो दिल्ली में ही रहते थे। तो इसका ये कारण हुआ कि आम जनता से लगातार उनकी दूरी बनती गई और इस स्थिति में कांग्रेस पहुंच गई। जी, तो आपको नहीं लगता है कि आंतरिक कलह भी इसकी एक वजह बनी है? कांग्रेस में आंतरिक कलह हमेशा से रहा है। एक तो मुझे लगता है कि जो खेमेबाजी है और बड़े नेताओं के ग्रुप्स हैं वो हमेशा से रहे हैं, खासकर बिहार कांग्रेस की बात करें तो। और जैसे ही कोई आदमी अगर आला कमान किसी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करता था, नियुक्त करता था, उसके बाद से दूसरा खेमा तत्काल सक्रिय हो जाता था। और जो एक बिहार की राजनीति में जो असंतुष्ट खेमा होता है उसकी शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस में ही हुई। एक जैसे ही कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता था एक असंतुष्ट खेमा चलाता था। अभी भी वही हाल है। हाँ, हमको याद है कि एक ज़माने में ऐसे लोगों को जख्मी दिल कांग्रेसी कहा जाता था, मतलब उनका दिल हमेशा जख्मी रहता था। इसलिए जख्मी रहता था कि उनके पसंद का कोई आदमी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना। तो एक तो ये आंतरिक कला, और आंतरिक कला का नतीजा ये होता था कि जैसे ही कोई प्रदेश अध्यक्ष जो अपनी मर्जी का नहीं होता था और उसके बाद कोई चुनाव आता था तो उसको असफल करने के लिए, उसको विफल करने के लिए पूरे असंतुष्टों की जमात लग जाती थी। अपनी पार्टी को सफल बनाने के लिए जो मेहनत की जानी चाहिए थी वो मेहनत जो विरोधी पक्ष है, विरोधी खेमा है पार्टी के भीतर का, उसको विफल करने में लग जाता था। जी, यानी आंतरिक कलह की वजह से गुटबाजी शुरू होता है और ये तब होता है जब शीर्ष नेतृत्व कमज़ोर हो जाता है। तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है, ये तो है ही, और खास करके ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है कांग्रेस पार्टी शीर्ष में। नेतृत्व को लेकर क्या लगता है? शीर्ष नेतृत्व है ही नहीं, जो डिक्टेट करता है ऊपर से वही होता है। यहाँ पर तो कोई वो सिस्टम है नहीं। प्लस लालू जी का मेजर डायरेक्ट कांटेक्ट उनका हाई कमांड से, जबकि यहाँ के लोगों का डायरेक्ट कमांड। दो उदाहरण देना चाहूँगा। यहाँ के 2 प्रदेश अध्यक्ष हुए, दोनों अपर कास्ट के थे। वो बहुत मुखर थे लालू के खिलाफ, इतना मुखर थे कि बिना लालू से वो शुरू ही नहीं करते थे। 2 अपर बहुत इंपॉर्टेंट दोनों प्रादेशिक ये थे। ये खबर गई दिल्ली में तो उन लोगों को टोन डाउन करना पड़ा, और हसरत ये हुआ वो दोनों को छोड़ना पड़ा। कहने का मतलब इतना पावरफुल थे वो कि अगर वो एंटी लालू बोलते थे कुछ अपने भाषण में, अपने कार्यक्रम में, क्योंकि उनका प्लैंक था वही, तो ये कांग्रेस का हाईकमान उस समय, कांग्रेस जबकि अच्छी पोजीशन, ऐसा नहीं कि आज की स्थिति मैं बता रहा हूँ, आज तो कुछ नहीं है कांग्रेस, उस समय कांग्रेस बिहार का छोड़कर देखिए बाकी जगह सब जगह सरकार में थी। कहने का मतलब ये हुआ कि कांग्रेस ने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने आप को समय के हिसाब से अपने को बदला नहीं, वही सिस्टम आ गया। जैसे दिल्ली में होता, यहाँ क्या है, यहाँ इनके पास कैंडिडेट नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, उनका बेटा को खोज रहे हैं, वो उनको खोज रहे हैं। बेसिकली आपके पास काडर नया डेवलप नहीं किया, कोई नई जो युवा वाले होते हैं जो नीचे से ऊपर आते हैं वो नहीं हो सका। अगर हम नहीं तो मेरा बेटा सही, हम नहीं तो मेरी पत्नी सही, ये सिस्टम समूचे भारतवर्ष में बन गया। इसलिए जो कहते हैं विरोधी दल के लोग कि वंशवाद और जातिवाद, ये बात, उसका क्लासिक एग्जाम्पल शुरू हुआ कांग्रेस से ही। अपर छोड़ दीजिए अपर एक्लन को, वहाँ पर जो दिल्ली में हुआ, नीचे के लेवल पर भी वही ट्रेडिशन बिहार में देख लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि वंशवाद और परिवारवाद की वजह से योग्य नेताओं की कमी हो गई है? कमी हो गई है नहीं, बेसिकली काडर तो सफर करना है, या दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा है, आप योग्य नहीं, आगे योग होते तो बात अलग, अपने बेसिस पर आप जीत पाते, वो हो नहीं पाता है ना। अभी इनके पास डिमांड कर रहे हैं 10-11 का,
ठीक है, इनके पास 5 बताइए कौन है? वही पुराना जो खोटा सिक्का है, जो 70 प्लस है, जो नहीं जीत पाएंगे, नाम नहीं लेना है हमको, उसी को लोग फिर से कर, क्योंकि नया कैडर तो है नहीं इनके पास। अब इसमें विरोधाभास चल रहा है कि उसको खड़ा करने से क्या होगा, वो जीतेगी ही नहीं। तो पार्टी कितना लाएगी, ये बड़ा बिगर क्वेश्चन मार्क है। और सबसे बड़ी बात है कि एक नेशनल पार्टी का बिहार जैसे राज्य में, जो कि सबसे पहले श्री कृष्ण बाबू यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि अभी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन देख रहे हैं बिहार और झारखंड में, दैट वाज द क्रिएशन ऑफ श्री बाबू। और उसकी इस विरासत को लेकर के हम या तो डिटोरिएट कर गए हैं, नहीं तो ख़त्म होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। तो बेसिकली उसको मनाता है सब आदमी, उसको भाजपा भी मनाते हैं, जदयू भी मनाते हैं और कांग्रेस भी मनाते हैं, लेकिन है क्या, उनके आदर्शों को हम चीज़ों को नहीं ले पा रहे हैं। और बिहार में जो इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ थोड़ा बहुत जो भी था उस समय, 60s के दशक की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो अभी दिखलाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब सिचुएशन दूसरे सिचुएशन में चला गया। अब तो ये है कि इनको अपना जनाधार बचाना मुश्किल हो गया है। और हमको लगता है कि बहुत जल्दी ही अगर समय नहीं सुधरा तो अब देख लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल, बिहार, झारखंड और बनारस में तीनों एक ही जाति के प्रदेश अध्यक्ष, नाम नहीं लेंगे, हम सब जानते होंगे जो कांग्रेस के लोग होंगे। अब ये स्थिति जहाँ पर आपका 4% वोट नहीं है बिहार में, जहाँ पर आपके झारखंड में कितना % वोट होगा बिहार का, आई डोंट नो, और तुम बनारस में, ये आदमी, ऐसे तो सरकार नहीं चलेगी, ऐसे तो पार्टी नहीं चलेगी ना। जिसकी बहुमत नहीं है, जिसका अल्पमत है, उसमें आप उसके लोगों को दिया, एक विरासत की तरह वो चला रहे हैं, जहाँ कोई भी हो। कहने का मतलब ये है कि आपको मूलचूल परिवर्तन करना होगा। जैसे एक आदमी कोई बनता है, बनता तो हाई कमांड से है, यहाँ से थोड़ी बनता है कोई। ये आपस में ऐसा थोड़ी एक ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे तैयारी हो, और प्रक्रिया वही रहती है, लेकिन ऊपर से नाम आ जाता है। तो बेसिकली अगर ये नहीं सुधरे, और इसने तो इनको तो बहुत बड़ा खामियाजा, तो एक छत्र राज रीजनल पार्टी का, नहीं तो जो राष्ट्रीय दूसरी पार्टी है पोजीशन, उसका रूल बढ़ता है। यानी बहुत खराब स्थिति होने वाली है, बहुत खराब हो रही है। और मैंने अब है कि नहीं चूके तो फिर दिक्कत। इस बार का इलेक्शन बहुत क्रूशियल है, खास करके अगर अच्छा। लेकिन इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जिस तरह से राहुल गांधी की छवि बनी थी, पप्पू वाली जो छवि बनी थी, उससे उभर पाए इस न्याय यात्रा के दौरान। और पार्टी के स्थापना दिवस पिछले साल जब मनाया गया था, तो उस समय डोनेट फॉर न्याय के नाम से, डोनेट फॉर देश के नाम से चंदा के लिए एक मुहिम चलाया गया था। ऑनलाइन लोग चंदा दे सकते हैं। उसके बाद फिर न्याय जोड़ो यात्रा के संदर्भ से उसको जोड़ दिया गया, और अब वो डोनेट फॉर न्याय के नाम से लोग ऑनलाइन चंदा दे रहे हैं। और चंदा की जो बढ़ोतरी देखी जा रही है कांग्रेस के भीतर, उसे देखकर लग रहा है कि फिर से कांग्रेस मजबूत होने की स्थिति में आ रही है। तो आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, पहले तो इस सवाल पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रणव जी की बात को विस्तार देना चाहूँगा कि जब भी कोई भी दल किसी पद पर किसी नेता की मनोनीत करता है, तो उसको अपने बिहार में वो जातिगत वोट जो जातिगत आधार है, उसका ध्यान रखता है। अब देखिए, बीजेपी जब कोई अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाती है बिहार में, तो किस आधार पर बनाती है? अपने जातिगत आधार के विस्तार को देखते हुए बनाती है। लेकिन जब कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष या विधायक दल का नेता नियुक्त करती है, तो आप समझ नहीं सकते हैं कि आखिर उसके निर्णय का आधार क्या है, किस आधार पर उसने नियुक्ति कर दी है, ये आपकी समझ में नहीं आएगा। तो ये जो कथनी और करनी में भी अंतर, जातिगत समीकरण तय करते हैं बिहार में चुनाव का भविष्य। तो आपको अपने पदों पर जो आप नियुक्ति करते हैं, तो उसका तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हाँ, दूसरी बात जो आपने कहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद, और राहुल गांधी एक बहुत मैच्योर्ड नेता के रूप में निश्चित रूप से सामने आए हैं, और हाल के दिनों में उन्होंने जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं, और ख़ासकर जैसे पिछड़ी जाति को लेकर या जातिगत सर्वे को लेकर उन्होंने जिस तरह से मुहिम चलाई, और अभी हाल के दौर में उनके जो भाषण देख लें, तो ऐसा लगता है कि देश की नब्ज़ वो पकड़ रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जिस चुनाव के समय इस तरह की यात्राओं का कितना महत्व हो सकता है। जब तक आप फोकस्ड बात नहीं करेंगे, फोकस्ड प्रयास नहीं करेंगे, आप जिन राज्यों में कमज़ोर हैं उन राज्यों के लिए अलग से रणनीति नहीं बनाएंगे, तब तक सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो आप जब ये जानते हैं कि बिहार में
बिहार में अगर आप राजद के भरोसे न रहें तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। उत्तर प्रदेश जो आपका गढ़ था, उत्तर प्रदेश जो आपका किला था, उस किले में आपको 17 सीटें दी जा रही हैं 80 में, और इसलिए कि आपकी विवशता है कि आप समाजवादी पार्टी के पीछे चले। तो आप जब जानते हैं कि अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि अमेठी और रायबरेली आपका शीर्ष नेतृत्व लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में आपको फोकस्ड रणनीति तो बनानी चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश में हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, बिहार में हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, हमारा गढ़ टूट रहा है, तो इस गढ़ को बचाने के लिए, इस किले को बचाने की हमारी रणनीति क्या होगी, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। आप पूरे देश में न्याय यात्रा कर ले, भारत जोड़ो यात्रा कर ले, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। यानी आपका कहना है कि निर्णय क्षमता जो है वो नहीं दिख रहा है, वो कमजोर दिख रहा है। मैं फिर से क्षमता है लेकिन वो फोकस्ड नहीं है। आप निर्णय लेते हैं लेकिन फोकस्ड निर्णय नहीं है कि हमारा जो थ्रस्ट एरिया है वो क्या होना चाहिए। अगर जिन राज्यों में आपकी हालत ख़राब है, जिन राज्यों में आपकी पकड़ ढीली हुई है, उन राज्यों में एक बार फिर से मजबूत बनने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये पूरे 5 साल के दौरान नहीं दिखाई पड़ता है। जी प्रणव जी, जिस तरह से मैं इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कह रही थी, क्राउड फंडिंग की बातें कह रही थी, जनता का न्याय कहा इलेक्टोरल बॉन्ड में राहुल गांधी ने, क्राउड फंड किया गया है उसको डोनेट फॉर देश के नाम से, डोनेट फॉर न्याय के नाम से जो ऑनलाइन क्राउड फंडिंग की गई है उसमें बहुत बढ़ोतरी देखी गई है। काफ़ी मजबूती से लोगों ने छोटे छोटे अमाउंट में ही दिया है, लेकिन काफ़ी अव्वल रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का ऐसा कहना है कि अच्छा खासा उनको इसका असर देखने को मिल रहा है और चुनाव में भी इसको वो देख सकते हैं। नहीं, हम पहले कमलेश की बात को एक्सपैंड कर देते हैं। उसमें इन्होंने कहा कि ठीक है, एक छवि बदलने की कोशिश की समूचे देश में, लेकिन अगर यही को पैमाना मान लिया जाए तो पहला वाला जो भारत जोड़ो यात्रा था, उसके बाद रिजल्ट में क्या हासिल हुआ आपको? ये बेसिक बात है ना, 3-4 स्टेट में चुनाव हुआ, आपका परफॉर्मेंस कैसा? अगर उसको एक यार्डस्टिक माना जाए, पहले भारत जोड़ो आंदोलन जो साउथ से नॉर्थ गए, वो कश्मीर तक गए थे, पंडिचेरी से मतलब कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो उनका था, तो उसमें इनको क्या फ़ायदा हुआ? इलेक्ट्रॉली बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। हाँ, इनकी छवि बन रही है जो पहले थी, आज से 5 साल पहले, वो बदल रही है, लेकिन एक तरफ आपकी जो रूलिंग पार्टी है वो तो आक्रामक हो रही है ना। जी, आप छवि की बात कह रहे हैं तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से बीजेपी वाले कहते हैं कि मोदी नहीं तो कौन, क्या उस जगह पे राहुल गांधी खड़े हो सकते हैं कि मोदी की जगह पे वो राहुल गांधी? क्या बोला कमलेश ने कहा कि फोकस्ड नहीं है। ठीक, हम निकाल रहे हैं, अभी भी हम निकाल रहे हैं। आज कल ख़त्म हुआ है, परसों 2 दिन पहले आज़ाद मार्केट में वो जो मैदान था वहाँ पर, इसके पहले आपके पास कोई 3rd लाइन और 4th लाइन नहीं था कि जो ये लोकसभा चुनाव का आपको कैंडिडेट का तय करता है क्या करना है, नहीं, अभी भी नहीं तय है, पता है कि नहीं। आज के तारीख में कांग्रेस का कैंडिडेट तय नहीं, जबकि आपको 7-8 देना है, जब 7-8 में तय नहीं कर पा रहे हैं आप, और वहाँ भी वही लेथार्जीपन आ गया है। दूसरी बात, जब आप ये कर रहे हैं, आपकी बहुत अच्छा है, एक रोड पर जो दिखलाया जाता है परसेप्शन, वो है, उनकी छवि बन रही है और जो लग रहा है उसमें छवि, लेकिन वो रोड वाले कितना वोट देंगे? इधर आक्रामक इतना है कि सारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर सारे नेताओं का टारगेटेड है, और एक तरफ तो लोग ये कहेंगे जब तक राहुल रहेगा तो मोदी नहीं जाएंगे। तो राहुल को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं लोग आज के तारीख में भी कि लालू जो है, राहुल जी गांधी जो हैं वो मोदी के लिए बून है, इसलिए बून है कि वो जब तक रहेंगे तब तक मोदी जी रहेंगे। ये एक प्रोवर्ब है जो सारे देश में नहीं, एक बार और अभी देखो, इमीडिएटली आज की तारीख में, आज ही की बात है कि 94-95 का इनकम टैक्स असेसमेंट का नोटिस आ गया है कांग्रेस को, ऑलरेडी उसका अकाउंट फ्रीज है, जिसके लिए लोग लग रहे हैं कि हम लोग चुनाव कैसे करेंगे। अभी चुनाव है 1 सप्ताह के बाद, 10 दिन के बाद, अप्रैल में, और हमारा टोटल अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। हमको ड्राइवर को देने के लिए, हमको एम्प्लॉय को देने के लिए पैसा नहीं है। और दूसरी तरफ आज ही के दिन 94-95 का इनकम टैक्स असेसमेंट का नोटिस आ गया है कांग्रेस को, हमको अब पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ हमको नोटिस भी आप दे रहे हैं। तो चारों तरफ से हम, लेकिन आपके पास डिफेंस क्या है कि कांग्रेस, हमको रूलिंग पार्टी बीजेपी ऐसे कर रही है वैसे कर, लेकिन आपके पास कोई नया और एक प्लान बी नहीं है जो आप उसको काउंटर कर सकें। जी, लेकिन इसमें एक बात और भी है प्रणव जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस चीज़ को जितना दबाया जाता है वो चीज़ उतना ही उभरता है। जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी,
2 साल के लिए उनकी सदस्यता चली गई थी। उसके बाद जो राहुल गांधी की जो छवि बनी है, लोकप्रियता बढ़ी है, लोगों का जो सेंटिमेंटल उनसे जुड़ा है वो ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे में अगर अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया और लोगों के बीच ये बात जाती है तो लोग इसे सीधा सीधा बीजेपी से जोड़कर देखेंगे कि बीजेपी चुनाव में नहीं चाहती है बीजेपी की राहुल गांधी आए या कांग्रेस मजबूत हो, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। नहीं, तो उसमें ये है प्रीति कि ये लोग समझ रहे हैं लेकिन वोट में ट्रांसलेट नहीं ना हो रहा है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। हाँ, उनकी छवि, जैसा कि इसने कमलेश ने भी कहा, हम भी वही मान रहे हैं कि छवि बदली है और छवि बदल भी रही है। लेकिन छवि बदलने से आप वोट में ट्रांसलेट होने, बहुत अच्छी तुम बात बोल रही हो, लेकिन हम बोल रहे हैं लेकिन हमको वोट ही नहीं मिल रहा है जी। और एक सर्टेन पॉकेट में आपका वोट का ह्रास हो रहा है। अब आप देखिए कि राजस्थान में आप थे, हट गए, अब उस ढंग से अगर एक तेलंगाना बचा, बाकी आपका 3 राज्य खत्म हो गया। तो इस लेवल पर ऐसा नहीं खत्म हुआ, राउट हो गया। उसका एक डेफिनेशन अलग हो सकता है, इंटरप्रिटेशन हर का मान लो कल हम हार गए, उसका इंटरप्रिटेशन मेरे पास 25 है, लेकिन आप तो हार गए ना। तो आपको सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं, आप इसलिए एक अच्छा काम किया है कांग्रेस ने पहली बार, जो कि हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, कि पहली बार इस बार गारंटी 5 गारंटी का एक मैनिफेस्टो निकाला है। पिछले बार 30-40 पेज का निकालता था, अब वो नहीं किया है, अब पॉइंटेड 5 निकाला है। ये आएगी सरकार, हमारी सरकार बनेगी तो ये 5 हम लोग देंगे, जिसमें एमएसपी से लेकर के बाकी सारे चीज़ जो अभी किसान का मामला है, युवा का मामला है, औरतों का मामला है, ये सारे चीज़ 5 गारंटी प्रोग्राम दिए हुए हैं। तो वो मोदी की गारंटी है वहाँ, यहाँ राहुल की कांग्रेस पार्टी की गारंटी। जी, तो ये 5 गारंटी जो है मोदी की गारंटी पर कितना हावी हो पाएगा? आखिरी सवाल आपसे है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन का एक सिद्धांत कहता है कि हम लोग जो है भौतिकवादी युग में नहीं रहते हैं, हम इमेजेस के युग में रहते हैं, छवियों के युग में रहते हैं, और हमारे जो फैसले होते हैं ना वो इमेजेस तय करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज इमेज बदल रही है कांग्रेस की या राहुल गांधी की, तो इसका असर 10 साल के बाद होगा, 5 साल के बाद होगा, हमारे फैसले बदलेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि ऊपर के लेवल पर तो इमेज आपकी बदल रही है, लेकिन रूट जहाँ है आपका, जहाँ आपका काम करना है, वहाँ वो बदल नहीं रहा है। तो आप चाहे लाख अपने, मतलब ठीक है कि एक तरफ वो भाजपा कह रही है कि मोदी की गारंटी, तो आप भी अपने कह रहे हैं कि हमारी ये 5 गारंटी है। तो आपने एक आक्रमण की शुरुआत की, एक जवाब देने की शुरुआत की है, तो सही है, ठीक है, लड़ाई में आप जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत वही है कि जब ज़मीन पर जब तक आपका जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन, वो जब तक नहीं मजबूत होगा, जब तक आपका पीपुल से कनेक्ट, जनता से जो संवाद है आपके नेताओं का, वो नहीं बनेगा, तब तक तो आप ऊपर के स्तर पर इमेजेस भी बदल जाएंगे तो कोई अंतर नहीं। कंप्लीट डिस्कनेक्ट है जनता से। तो सबसे पहले तो जनता से संवाद, आप जो करना चाहते हैं, आप जो कहना चाहते हैं, उसका वो सीधे जनता तक संप्रेषित हो, इसकी व्यवस्था करनी होगी, और ये आपका संगठन ही कर सकता है। जी, मुझे लगता है कि इस बात का एहसास कांग्रेस को है। इस वजह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी सड़क पर उतरे, लोगों से मिले। तो अब देखना यह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलती है, राहुल गांधी की छवि में कितना सुधार आता है और ज़मीनी स्तर पर इसका क्या असर होता है।